तो जैसा कि तुम सबको पता होगा कि हमारे पास फास्ट एक्स का जो है ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अब फास्ट एंड द फ्यूरियस सीरीज एक ऐसी है जिसके ऊपर मैंने इस चैनल के ऊपर कभी भी कोई बात नहीं करी, लेकिन ये जो सीरीज का एक पूरे का पूरा फिनाले होने वाला है, ये मेरी नज़र में एक बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक चीज़ है और उसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। सो गाइस, दिस इज स्पीड नगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फास्ट एंड द फ्यूरियस की पूरी ओवरऑल सीरीज के बारे में मेरा अपना क्या ओपिनियन है, और अब इस फास्ट एक्स के ट्रेलर को देखने के बाद इससे मेरी कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और मैं इससे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें फिनाले के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइज से ओवरऑल शुरू किया जाए तो मैं ये कहूँगा कि जब इस पूरी की पूरी सीरीज़ की स्टार्ट हुई थी तो ये एक तरह की रेसिंग सीरीज़ मानी जाती थी, जो कि ज़बरदस्त तरीके से यूथ का जो पूरा का पूरा रेसिंग वाली चीज़ थी उसको बहुत उभार के सामने लेकर आ रही थी। गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, गाड़ी में नॉस लगाना, ड्रैग रेसेस करना स्ट्रीट्स के ऊपर, ये सारी की सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो उसके दो पहले के जो पार्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर परफेक्ट थे, जिसके अंदर पहले पार्ट में हमने विन डीजल और उसके पूरी की पूरी हीस्ट के तरीके को देखा कि वो ट्रक्स को लूटा करते थे। फिर सेकंड पार्ट में हमारे पास टू फास्ट टू फ्यूरियस के अंदर हमने बेसिकली अपने ब्रायन के कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस देखा कि किस तरीके से वो एफबीआई के अंदर रहते हुए इन सारी की सारी चीज़ों को ट्रैक कर रहा था, वो एक पुलिस वाला था। फिर हमारे पास जो पार्ट 3 था वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आइकॉनिक पार्ट आप कह सकते हैं कि वो टोक्यो ड्रिफ्ट ही है। ड्रिफ्ट के कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से इस मूवी के अंदर दिखाया गया था, जिस तरीके से इसकी सिनेमेटोग्राफी थी, म्यूजिक था, एक्शन था, स्टोरी थी, ये मूवी अपने अंदर बहुत ही परफेक्ट थी और ये उन मूवीज़ में से एक मूवी है जिसको आप कभी भी देख लें, आप कभी भी बोर नहीं होंगे। फिर इसके अलावा अगर हम फास्ट 4 के ऊपर बात करें तो ये वो दरअसल मूवी है जहाँ से इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइज का डाउनफॉल होना एक तरह से शुरू हो चुका था, क्योंकि अब बेसिकली जो इनका मेन फोकस रेसिंग होना चाहिए था ये उसके ऊपर कम फोकस दे रहे थे। एक्शन मूवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, स्टोरीज जो है वो फैमिली के अराउंड बहुत ज़्यादा घूमना शुरू हो गई थी और यही वो पूरी की पूरी मूवी थी जिसमें लोग मरना स्टार्ट हुए थे। अब मरने के ऊपर मैं इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ वो आपको मैं आगे बताता हूँ। लेकिन इसी के बाद अगर बात करें फास्ट एंड द फ्यूरियस सीरीज़ के अंदर पांचवा पार्ट जो कि फास्ट 5 था, तो मैं ये अनडाउटली कह सकता हूँ कि ये मेरी पूरी की पूरी सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है। किस तरीके से डॉम और ब्रायन जो है वो अब इस वक्त अमेरिका से भाग चुके थे और ब्रायन अब फुल ऑन जो है वो क्रिमिनल बन चुका था, क्योंकि इससे पहले पार्ट्स के अंदर वो कभी पुलिस वाला था, कभी उनका साथ दे रहा था और वो दोनों कश्तियों में सवार था। लेकिन इस पार्ट के अंदर फाइनली उसको जो है जेल कर दी गई थी और डॉम ने उसको जेल से छुड़वाया, तो वो खुद अब क्रिमिनल बन चुका है और इसलिए वो ब्राज़ील के अंदर रह रहे थे। और इस मूवी की जो पूरी की पूरी ब्राज़ील वाली थीम थी वो बहुत ही ज़्यादा कोई औसम किस्म की थी। म्यूज़िक फास्ट एंड द फ्यूरियस के अंदर हमेशा से अच्छा रहा, वो इसके अंदर टॉप नॉच था। लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा यूनिक बात मुझे लगी थी कि किस तरीके से इसके अंदर जो वो पूरी की पूरी हाइस्ट करते हैं, वो बड़ी बड़ी तिजोरियों को निकाल के ब्राज़ील की रोड्स के ऊपर घसीट रहे होते हैं दो गाड़ियों के साथ। उससे ज़्यादा मैंने ज़बरदस्त एक्शन कभी इमेजिन नहीं करा था। इसके अलावा दी रॉक भैया जो है हमारे, उन्होंने भी ऑफिशियली इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइज को ज्वाइन कर लिया था और उनका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा दमदार था, जो कि लग रहा था कि अब डॉम को ही टक्कर दे सकता है। तो इस सीरीज़ का ये वाला जो पार्ट था ये मेरा फेवरेट पार्ट है, मैं इसको हमेशा देखता हूँ जब भी बोर होता हूँ और मुझे इसका ट्विस्ट पता है कि एंड में क्या होना और क्या नहीं होना। लेकिन फिर भी इसमें जो पूरी की पूरी टीम बिल्डिंग दिखाई जाती है, सारी की सारी हीस्ट की प्लानिंग की जाती है, वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप कभी उससे बोर नहीं होते हैं और वही आपको देखने में बार बार मज़ा आ रहा होता है। अब इसके बाद अगर मैं फास्ट 6 की तरफ चले जाऊँ तो फास्ट 6 से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इस सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा वीकेस्ट मूवी लगती है, जिसके अंदर लेटी जो कि मर चुकी थी उसको रिटर्न कर दिया गया था और कुछ खास इस पूरी की पूरी मूवी में मुझे लगा नहीं। फिर अगर फास्ट 7 की बात की जाए तो फास्ट 7 एक ऐसी मूवी है कि जब वो रिलीज़ हो रही थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फास्ट 6 के एंड के अंदर पॉल वॉकर जो है हमारा, वो उनकी डेथ हो चुकी थी पूरे के पूरे ट्रेजिक कार एक्सीडेंट के अंदर, और इस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ सीन्स को शूट कर लिया था और एंडिंग उनकी पेंडिंग रह गई थी। तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा एक हाइप पे चले गई थी और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि फास्ट 7 जब रिलीज़ हुई थी तो उसके साथ जो रिलीज़ होने वाली मूवी थी वो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन थी और मैं दोनों के बीच कंफ्यूज था मैं कौन सी मूवी को देखने जाऊँ और मैंने दोनों ही देखी थी। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि फास्ट एंड द फ्यूरियस 7 जो है वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक, बहुत ज़्यादा इमोशनल बन गई थी पूरे के पूरे पॉल वॉकर की डेथ की वजह से। ओवरऑल अगर उस मूवी को देखा जाए तो वो मूवी मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी थी, जिसमें दुबई के जो काफ़ी सीन्स थे बिल्डिंग्स वाले और गाड़ियों को चुराने वाले, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। उसके अंदर जो टोक्यो ड्रिफ्ट से पूरा का पूरा कनेक्शन मिलाया गया वो भी थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा था कि किस तरीके से हान को जिसने मारा था वो अब वहीं पे हमारे पास एक विलन बनकर आ गया है और जैसन स्टेटम एज अ विलन वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा इमोशनल चीज़ जो थी उस मूवी की एंडिंग थी, जहाँ पे हमें अपना वो पूरा का पूरा गाना सी यू अगेन मिला और वो चीज़ अभी भी मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं इमोशनल ज़रूर हो जाता हूँ। पॉल वॉकर एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनकी डेथ ने मुझे बहुत बड़ा शौक दिया था, तो मैं बस यही कहूँगा कि इस वाले पार्ट के अंदर अगर उनका थोड़ा बहुत भी सीन दिखा दिया जाए तो मैं तो पागल हो जाऊँगा।
खैर इसके अलावा मूविंग ऑन, हम अगर फास्ट 8 के ऊपर चलें तो फास्ट 8 के अंदर मैंने देखा कि किस तरीके से डॉम अपनी ही फैमिली के खिलाफ हो जाता है और वहाँ पे चार्लिस थ्यूरन की जो कैरेक्टर होती है वो उसको मैनिपुलेट करती है, क्योंकि ये बात तो चलती है कि डॉम का बच्चा पैदा हो चुका है, वो भी हेलिना के साथ, जिसको वो बहुत पहले ही छोड़ चुका था। मतलब चलता है भाई, वहाँ के मुल्कों में चलता है सब कुछ। तो खैर डॉम का बच्चा पैदा हो चुका होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी फैमिली से ही लड़ता है। तो ये पार्ट भी मैं कहूँगा कि एक्शन के हवाले से इसमें एक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और दमदार देखने को मिला। स्टोरी मुझे कोई इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगी थी। फिर इसके बाद अगर फास्ट 9 की बात करें तो भाई मैं ये कहूँगा कि ये तो मेरी नज़र में एक तरह का डिज़ास्टर था। ना इसकी मुझे स्टोरी पसंद आई, ना मुझे इसका एक्शन पसंद आया, ना ही इसकी जो सारी की सारी सीक्वेंसेस थी, जिस तरीके से उनको सिनेमाटोग्राफी की गई थी, कुछ भी मुझे इसमें मूवी में ज़्यादा पसंद नहीं आया। खासकर अगर बात करें यहाँ पे जॉन सीना, जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम है, वो यहाँ पे एज अ विलन नज़र आ रहे थे। वो डॉम के भाई थे यार, मतलब ये फैमिली के कनेक्शन कहाँ कहाँ से निकल कर आ जाते कुछ समझ में नहीं आता। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हान जो है उसको वापसी लेकर आ गए, वो इसी तरह फजूल की कोई लॉजिक दे के जिसका कोई मायना नहीं लग रहा था, और हान को लेकर भी आए तो उसको कोई खास पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस नहीं थी मूवी के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि भाई अब गाड़ियाँ स्पेस के अंदर उड़ के जाने लग गई हैं। तो जिस पॉइंट पे ये गाड़ी स्पेस के अंदर उड़ के गई थी, मैंने बोला कि बस भाई बहुत हो गया, अब मैं इस मूवी को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो फास्ट 9 ने मेरी पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशंस को फास्ट एंड द फ्यूरियस की चकनाचूर करके रख दिया। और अब जैसे कि फास्ट एक्स का ट्रेलर देखा तो मैं ये कहूँगा कि ये पूरा का पूरा 3.25 मिनट का ट्रेलर था, जो कि मुझे लग रहा था कि शायद पूरी की पूरी स्टोरी को रिवील कर देगा, और कहीं ना कहीं उसने करी भी है। और मैं ये कहूँगा कि इस वाले ट्रेलर को देख के मेरा हाइप थोड़ा बहुत तो बन गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले इस पूरी की पूरी वीडियो के स्टार्ट में, और वो बताने का मकसद ही यही था कि फास्ट एंड द फ्यूरियस 5 जो है वो मेरी फेवरेट मूवी इस पूरी की पूरी सीरीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस पूरी की पूरी मूवी यानी फास्ट 10 का जो कनेक्शन होने वाला है वो उसी मूवी के साथ होगा। और बताया ऐसा जा रहा है कि जो इस मूवी का विलन यानी कि जेसन मोमोआ जिसको प्ले कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी का बेटा है जो कि फास्ट 5 का विलन हुआ करता था, जिसकी तिजोरियां इन लोगों ने चुराई थी। और पूरे ट्रेलर के अंदर जेसन मोमोआ यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुमने मुझे, मेरी फैमिली और मेरे सारे के सारे लोगों को डिस्ट्रॉय करा, अब मैं तुम्हारी फैमिली को पीस बाय पीस डिस्ट्रॉय करूंगा। मतलब ये पूरी की पूरी एक रेवेंज स्टोरी होने वाली है, इसके और कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं होगी। यहाँ पे डॉम की फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा होगा जेसन मोमोआ अलग अलग तरीकों से, अलग अलग टेक्नोलॉजीज से, और ना जाने कौन कौन से विलन्स को मिलाने के बाद, और यहाँ पे डॉम और उसकी पूरी की पूरी फैमिली अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होगी। अब अगर इस ट्रेलर के ऊपर नज़र डालें तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से डॉम का बेटा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मतलब अपने होश में आ गया है। और अभी से डॉम ने भैया ने बोला कि भाई चल गाड़ी में बैठ, चलाना वलाना सीख, तो अगर मुझे कहीं गोली गोली लग गई तो तू भी मुझे लेके निकालेगा। इसी के अलावा हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास और भी सारे के सारे तकरीबन फ्रेंचाइज के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब हमें इस पूरी की पूरी ट्रेलर के अंदर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ हमें नए फेसेस भी नजर आए, जिसके अंदर हम बात करेंगे ब्री लार्सन की, जो कि यहाँ पे अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि यहाँ पे वो जेसन मोमोआ के साथ हैं या हमारे साथ हैं, या मुझे लगता है कि उनका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पेचीदा किस्म का होने वाला है, और उनका क्या कनेक्शन होगा सारी की सारी फैमिली के साथ वो मूवी आने के बाद पता चली जाएगा। इसी के अलावा हमने फास्ट 8 की विलन जो कि चार्लिस थ्यूरन ने जिसको प्ले किया था, वो भी हमें यहाँ पे इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर एंड में नजर आती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से लटी से एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट करती हैं। इसके अलावा जॉन सीना जो कि डॉम का भाई है वो भी अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, जेसन स्टेटम भी हमें नज़र आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल जितनी भी फास्ट एंड द फ्यूरियस के सारे के सारी हमारी बड़ी कास्ट है वो सब नज़र आ रही है, सिवाय एक के, वो हैं हमारे दी रॉक भैया। तो जैसा कि तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि बेसिकली कुछ टाइम पहले अभी जो है दी रॉक और हमारे विन डीजल के बीच एक अच्छी खासी लड़ाई हो चुकी थी, जिसमें विन डीजल ने कुछ ऐसा कह दिया था कि दी रॉक को तो एक्टिंग आती ही नहीं थी, बल्कि जब फास्ट एंड द फ्यूरियस के अंदर वो आए तो मैंने उनको एक्टिंग सिखाई थी। जिस पे दी रॉक भैया ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप अपनी मूवीज़ अपने पास ही रखिए, हम अपना काम कहीं और कर लेंगे। तो मतलब दोनों के बीच एक क्लैश चल रहा है, और शायद इसी वजह से हमें दी रॉक इस मूवी के अंदर नज़र नहीं आएंगे। तो हाँ, मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा सैड पार्ट है, क्योंकि उनका एक स्पिन ऑफ मूवी भी आई थी जो कि हॉब्स एंड शॉ के नाम से थी, और वो मूवी मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया था। तो दी रॉक की कमी इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर कहीं ना कहीं तो ज़रूर खलेगी, लेकिन उसके बावजूद जो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं अगर उनके ऊपर से हमारा फोकस हटेगा तो ही तो हम दी रॉक को याद करेंगे। इसके अलावा एक रूमर ये भी सुनने के लिए आया कि किस तरीके से गाल गैडोट का कैरेक्टर जो कि मर चुका था फास्ट 6 के अंदर, अब वो भी किसी ना किसी तरीके से रिटर्न करेगा। मतलब भाई इस पूरी की पूरी फास्ट एंड द फ्यूरियस को इस पॉइंट पर आके हम अवेंजर्स या फिर जस्टिस लीग करार कर सकते हैं। ज़बरदस्त तरीके से गाड़ियाँ उड़ रही हैं, हेलीकॉप्टर्स गिर रहे हैं, मतलब फास्ट एंड द फ्यूरियस का जो एक एक्शन है ना अपना रेस 3 वाला, वो मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो एक्शन के हवाले से तो मैं भाई उसके ऊपर गौर नहीं करूँगा, अगर इसकी स्टोरी दमदार होगी, एक पूरी की पूरी नॉस्टैल्जिक फील आ जाएगी तो बस इससे बढ़ के और कोई बात नहीं है। अगेन मैं यही कहूँगा कि पॉल वॉकर की अगर एक झलक देखने को मिल जाए या किसी भी तरह से वो CGI से उनको वापसी ले आए तो फिर मूवी कंप्लीट हो पाएगी, वरना ये मूवी मैं कहूँगा कि कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि पॉल वॉकर और ब्रायन के कैरेक्टर के बगैर फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइज है ही नहीं। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेजिक था कि उनकी डेथ हो गई, वरना
आज मैं इमेजिन करता हूँ कि पूरी की पूरी फ्रेंचाइज कैसी होती। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले इस वीडियो को एंड करते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फास्ट एंड द फ्यूरियस की पूरी फ्रेंचाइज, चाहे उसके अंदर कितने भी फ्लॉज हों, उसके अंदर कितनी भी खामियां कमियां क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे पूरे के पूरे चाइल्डहुड का हिस्सा बन चुका है, जिसकी शुरुआत 2000 से हुई थी और अब तकरीबन 2 डेकेड के बाद हमने उनकी इतनी ज़्यादा मूवीज़ देखी। एक तरह जो उनका पूरा का पूरा फैमिली वाला जो एक पूरा की पूरी चीज़ है ना, उसके अंदर हम भी इंक्लूड हो चुके हैं, हम भी उनको अपना एज अ फैमिली मानने लग गए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा नॉस्टैल्जिया का फैक्टर है जो कि इस मूवी को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना ही देगा। और जैसा कि ये मूवी जो है हमारे पास मई के अंदर रिलीज़ हो रही है, तो इस साल समर के अंदर जो मूवीज़ आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और कॉम्पिटिटिव होने वाली हैं। जहाँ पे हमारे पास गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी आ रही है, फास्ट एक्स आ रही है, फिर उसके कुछ टाइम बाद आगे पीछे जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स का राइज ऑफ द बीस्ट का पार्ट भी आ रहा है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मतलब समर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मूवी आने वाली है और हमारी जेबें खाली होने वाली हैं। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि भाई समर के अंदर मुझे मूवीज़ देखने जाना है और तुम लोग को पता है कि यहाँ पे टिकट के प्राइसेस क्या हैं। तो जल्दी जल्दी लाइक कमेंट शेयर करो ताकि चैनल की मोनेटाइजेशन तो खुले यार, और कम से कम कुछ कमाना वामाना तो शुरू करें। तो जल्दी जल्दी का लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो और अपना ओपिनियन कमेंट में देना ना भूलना। तो इसी के साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं इसी तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज फ्री टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।